आखिरकार सौरभ और विनय के साथ क्या होता है, आगे जानने के लिए आइए पार्ट 2 देखें। वह दोनों बातें करते हुए गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव पहुंचते हैं। वह गांव देखकर ही डरावना लगता है। डर तो उन्हें भी लग रहा होता, लेकिन वह दोनों अपने चेहरे में डर दिखाते नहीं हैं। उस गांव के एक चौराहे पर सिर्फ एक लालटेन टंगा रहता है और पूरा गांव अंधेरा रहता है। वह दोनों आगे बढ़ते हैं और एक घर का दरवाज़ा खटकाते हैं। रात काफ़ी अंधेरी रहती है, इसी कारण सभी गहरी नींद में सो रहे होते हैं और इतनी रात दरवाजे की कुंडी बजने से गांव वाले डर भी जाते हैं। डर की वजह से भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। वह दोनों मायूस हो जाते हैं और उसी चौराहे पर जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें ठंड भी काफ़ी लग रही होती है। ठंड से वह दोनों काँप रहे थे। अब उन्हें रहने के लिए घर की बेहद ही ज़रूरत थी। तभी सौरभ के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम यहाँ किसी होटल में रह लें। तो विनय कहता है, यार इस अंधेरी रात में होटल कहाँ से मिलेगा और हमारी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। तभी सौरभ अपने फ़ोन में होटल खोजने लगता है। उन्हें पास ही में एक होटल मिलता है। वह मोबाइल फ़ोन की मदद से होटल तक पहुँचते हैं और ठहरने के लिए एक रूम लेते हैं। रूम पहुँचने के बाद उन्हें ठंड से राहत मिलती है। कुछ देर आराम करने के बाद विनय की नज़र खिड़की पर जाती है। विनय जानता था कि यहाँ एक पास ही में जंगल है, जहाँ जाने से लोग डरते हैं। सबका मानना था कि वह जंगल में किसी आत्मा का वास है, लेकिन विनय इन सब अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। अब उसका जंगल में जाने का मन करने लगा। वह सौरभ को बोलता है चलने को। सौरभ उसे मना कर देता है। वह सौरभ को अपनी बातों से मनाने रखता है। वह झूठी सच्ची बातें बोलकर उसे चलने के लिए आकर्षित करता है। विनय उसे कहता है, यार जंगल में एक जादुई आईना है, चलना, बस वह देख कर आ जाएंगे। जादुई आईना का बात सुनकर सौरभ के मन में भी देखने का लालसा उठ जाता है। फिर वह दोनों होटल से बाहर निकलते हैं। वह दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने पर वह थक जाते हैं, तो सोचते हैं कि क्यों नहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लें। वह दोनों आराम कर ही रहे होते हैं, तभी सौरभ को किसी चीज़ की आहट सुनाई देती है। वह विनय की तरफ देखता है, लेकिन विनय वहाँ रहता ही नहीं है। तब सौरभ और डर जाता है। वह विनय को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है। वह झाड़ियों के बीच से छुपकर देखता है तो उसे विनय दिखाई देता है, जो एक कुदाली से गड्ढा खोद रहा होता है। सौरभ यह देख उसके पास जाता है। वह विनय को पकड़कर हिलाता है। विनय की आँख पूरी काली हो जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाता है। यह सब देख सौरभ डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि विनय को आखिर क्या हो गया है, वह उसे कैसे बचा। तभी विनय उसे उसी गड्ढे के पास शांत बैठे दिखाई देता है। सौरभ विनय के पास जाता है और उसे बोलता है, विनय यार यहाँ से चल, यह जगह काफ़ी डरावना है, तू ठीक तो है ना। इतना सुनते ही विनय सौरभ को धक्का देकर उसी गड्ढे में गिरा देता है और वह मर जाता है। विनय भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब विनय को होश आता है, तब सौरभ को गड्ढे में मरा हुआ देख वह डर जाता है और वहाँ से तेजी से भागने लगता है। भागते भागते वह जंगल के बीचों बीच एक घर के पास जा पहुँचता है, जो बहुत ही पुराना सा था। वह उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक आईना दिखाई देता है। उस आईना में उसे किसी बुढ़िया की तस्वीर दिखाई देती है। वह समझ जाता है जरूर यह जादुई आईना है, जो वह सौरभ को झूठ बोला था। वह बुढ़िया विनय को देख लेती है और आईना से बाहर निकल जाती है। यह देखकर विनय वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। बुढ़िया उसे लेकिन वह भाग नहीं पाता, क्योंकि बुढ़िया उसे वहीं मार देती है। सुबह होटल के बाहर दोनों की लाश रहती है और पुलिस की काफ़ी भीड़ रहती है। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, लेकिन गांव के रहने वाले बताते हैं कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहाँ उसका एक घर था। सभी से अलग वह औरत चैन से रहती थी, पर एक रोज़ उसके घर को कब्जा करने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मार के वहीं घर में दफना देते हैं। तब से गांव के लोग रात में उस जंगल की तरफ या उस घर की तरफ नहीं जाते। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काश यह बात सौरभ और विनय को भी पता होता, तो अंकित के साथ वह लोग भी जिंदा होते।